कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मीन्स, देखो जरा, ये मेटल है, ये मेटल में करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल में करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट सॉल्यूशन में फ्लो होता है करंट बच्चे प्लीज म्यूट कर लो। देख 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 मानो बोलती है कभी थारा अंकित माइक ऑफ कर लीजिए। सर नहीं करूं ठगो बोल बदले दूं। बेटे कौन है, इनको बोलो। अंकित माइक ऑफ कर लो। लगता है ईयरफोन कान से निकाल दिए। हेलो, क्लास ऑन करके छोड़ा हुआ है। हाँ हाँ राइट। क्या वो मुझे करना पड़ेगा तुम? यस सर। तो मेटेलिक कंडक्टर जो होता है बच्चों, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि इनवर्सली टू टेम्परेचर होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो कर्नल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो में प्रॉब्लम आती है, हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो कंडक्टर इनवर्सली टू टेम्परेचर, बट कंडक्टेंस, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, कंडक्टेंस डायरेक्टली टू टेम्परेचर। चले आगे। इनवर्सली कैसे? कंडक्टर इनवर्सली टू टेम्परेचर होता है बेटे, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो मेटल के अंदर कर्नल्स होते हैं ना, ये वाइब्रेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में हर्डल्स क्रिएट करते हैं। आई थिंक ये फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा आपको। मेटालिक कंडक्टर। बट सॉल्यूशन में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से ये इजीली मूव कर पाते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे। आपने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था ना, तो इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें पास करेंगे तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड पे मूव करेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इजीली मूव करेंगे, ठीक है ना। तो बात आती है कि ये तो हो गया डायरेक्टली टू टेम्परेचर। अब अगर कंसंट्रेशन है तो हायर द कंसंट्रेशन हाई होता है तो उसकी कंडक्टेंस कम होती है, या फिर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस हाई होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट से। विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी। कंडक्टेंस C से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है ओम इनवर्स मोहो साइमन। ओम इनवर्स मोहो साइमन इसकी यूनिट होती है। आगे आते हैं, देखते हैं
सबको भूख लग जाएगी। रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये रो है रेजिस्टिविटी, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, आज तो सर्दी बहुत बढ़ गई है दिल्ली में। यस सर। Yes, sir. यस सर। Kappa. Kappa is the reciprocal of the specific resistance. The specific conductance is reciprocal of the specific resistance. One by R L by A ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 बाई R कंडक्टेंस, और ये हो गया सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट एक और है डेफिनेशन, कंडक्टेंस ड्यू टू 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन लाइक KCl, कंडक्टेंस ड्यू टू 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो दो डेफिनेशन है, दोनों ही याद रखना, कंडक्टेंस ड्यू टू 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन या फिर रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों 1 सेंटीमीटर होगा, है ना। लेंथ, विड्थ, हाइट 1 सेंटीमीटर होगा। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस ये है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole solute, molar conductance, kappa into 1000 upon molarity
मोलैरिटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अरे कल टेस्ट था ना? यस सर। कैसा हुआ? सर अच्छा था सर, लेवल अच्छा था सर पिछली बार से तो। हाँ, यस सर। तो कौन सा कह रहा था कि लेवल खराब होता है, तो बच्चा बोल रहा था। सर मैं ही कह रही थी सर, मतलब अभी तक जो 2 टेस्ट हुए हैं ना सर, मतलब बहुत बेसिक सा पूछ रहे थे, बट इस बार का लेवल अच्छा रखा था। लगता है आपके दिल की आवाज पहुंच गई वहां पर। यस सर। तो मतलब कुछ बना या नहीं बना? हो गया था सर। प्रॉब्लम हो रही थी वो। केमिस्ट्री में किसमें प्रॉब्लम हो रही थी? केमिस्ट्री में केमिस्ट्री टफ आई थी क्या? नो सर, केमिस्ट्री ठीक थी, फिजिक्स थी थोड़ी टफ। यस सर, फिजिक्स तो थी, फिजिक्स तो थी, बनी नहीं रहा। तो ये बताओ किसी के पूरे सही हैं? नो। आंसर आ गया या नहीं आया? नहीं अभी नहीं। नो सर। ठीक है, सर ये तो ऊपर आप- वाले सर नाम है सर, पोलैरिटी है कि मोलैलिटी है? कैपिटल एम है ना बेटे? ठीक है सर। कौन से चैप्टर का था? स्टेट्स ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स। स्टेट्स ऑफ मैटर में मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस हो सकता ना बने हों आपसे। तो ये सैटरडे संडे क्लास है ना, सैटरडे संडे? मतलब किसी एक दिन। हाँ, एक दिन हाँ। होगी। सर बोलिए, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। सर कुछ नहीं करा, उसे कंटिन्यू करते हैं। नहीं, बोलो बोलो, क्या बोलना था? सर AITS का पूछना था सर। तो AITS कब है? 27 को सर, उसकी बहुत 27 टेंशन को है। है। ऐसा सुना है सर, आकाश में सर AITS बहुत हार्ड आता है, सारे बाहर से क्वेश्चन होते हैं ऐसा सब। बिल्कुल सही। कैसे बायो में तो बायो कैसी आएगी सर? एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं आनी चाहिए, तब तो क्या नहीं, फायदा सर का? बाहर आएगी, बाहर आएगी बेटे। AITS में तो आएगा, AITS में तो आएगा। नीट में सर तो एनसीईआरटी से ही आती है। नहीं, नीट में तो NCERT के भी बिलो से आता है। नीट की बात छोड़ दो। दिया हुआ है ना उसका AITS का, वो सॉल्व कर लो फिर पता चल जाएगा। कल तो एक खुशखबरी मिल गई कि भाई अगर IIT 4 बार होगा तो ये पक्का है कि आने वाले टाइम में नीट 2 बार जरूर होगा। कल यस सर, होना भी चाहिए सर। यस पता चलेगा। सिर्फ तो जी तैयार- मेंस ही 2 बार या 4 बार होते रहते हैं सर, नीट का तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि अगर वो इस समय गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है बच्चे, तो इस समय गवर्नमेंट पैसे Yes, कमाने sir. के लिए कुछ भी करेगी। टेंशन मत लो, आपको चांस यस मिलेगा। सर। 2 बार हो सकता है, इसी बार हो जाए होपफुली। सर आप AITS का बता रहे थे। हाँ, मैं AITS बता रहा था बेटे। AITS का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, और खास करके फर्स्ट AITS तो वाकई में अच्छा आता है। और AITS का लेवल इसलिए डाउन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें बाहर के इंस्टीट्यूट के भी बच्चे होते हैं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे होते हैं। क्योंकि जो जैसे आप सुनते हो ना, DLP वाले बच्चे होते हैं, आपने सुना होगा, Yes, जैसे स्वैब इस बार Yes, था sir. DLP। तो ऐसे ऐसे बच्चों के लिए क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस डालने पड़ते हैं, मजबूरी होती है कि स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। ठीक है, उसमें आप लोग पजल हो जाते हो। हालांकि वो क्वेश्चन आपके लिए नहीं होता है ना, वो उनके लिए होता है जो DLP वगैरह ज्वाइन किए हैं। अगर उनको कोई अच्छी चीज नहीं मिलेगी तो फिर वो क्यों ज्वाइन करेंगे? आप समझ रहे हो बच्चे? लेकिन क्या है कि उसमें आपका भी टेस्ट हो Yes, जाएगा, आप भी ट्राई करो उसको करने की। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, है ना? Yes, sir. सर तैयार ये सर करें क्या? सिर्फ पैकेज काफी है सर? नहीं, पैकेज काफी नहीं है, पैकेज से फिर बियॉन्ड जाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, है ना?
कोई और बुक अगर हो तो वो भी लगा सकते हो उसके लिए, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं बेटे, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर जो आपको नीट में सिलेक्शन लेना हो तो सिर्फ नीट पे फोकस रखो। अगर आप अपना फोकस हटा दोगे, हर साल यही होता है हर बच्चे के साथ। अभी जनवरी फरवरी तक तो आप क्या करते हो, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, है ना। और जब क्वेश्चन आता है तो पता चला सर इतना सिंपल आ गया था, तो हम क्या करें। अरे भाई क्या ना करें, आपको वही करना है। आपको सिलेक्शन नीट में लेना है या AITS में? सर नीट में लेना है। कोर्स नीट में लेना है सर। तो इसलिए बच्चे अपना माइंड को डाइवर्ट मत करो, बेसिक चीजें जो है वो पढ़ते रहो, बल्कि 1 से 2 बार पढ़ो, ठीक है। ये मान के चलो कि मेरा AITS बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपका फोकस नीट पे होना चाहिए, ठीक है। आप यहां टॉप 100 में भी आ जाओगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नीट में टॉप 100 में आओगे तो पूरा इंडिया जान सकता है आपको। ये बात समझ रहे हो? सर AITS में अच्छे मार्क्स कितने होते हैं सर? वो मतलब तो कितने ठीक? फुल कर देते हैं बच्चे। इस दुनिया में मतलब पागलों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे फालतू होते को बहुत पढ़ते हैं सर बच्चे। कैसे करें सर? हाँ उसमें सर मेरा क्वेश्चन है कि AITS में कितना स्कोर होना चाहिए कि सर नीट में अच्छा स्कोर आ सकता है, मुझे ये पूछना है। मतलब इन शॉर्ट बोलो तो अगर जो वहां 500 ला रहे हो तो नीट में आप 630 ले आओ, 640 ले आ पाओगे। मतलब अप्रोक्सीमेट 150 का डिफरेंस हो जाएगा आपका, जितना भी आप मार्क्स ले आओगे उसमें। ओके सर। सर टाइम से कर सकते हैं सर, वो बताओ आप। क्या बताऊं? सर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता टेस्ट में। हाँ वो तो हमेशा ही नहीं होगा बेटे। टाइम मैनेजमेंट यही है कि आप वॉच को सामने रख दो और सबको एक इक्वल टाइम दे देना, ठीक है। आपका बायो 1 घंटे में होना चाहिए या 1 घंटे 20 मिनट में कर लो, आप ऐसे कर सकते हो। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सर 1 घंटे का टेस्ट होता है, उसमें मतलब फिर वो तो बेटे वो तो नॉर्मल होता है। वो 1 घंटे का टेस्ट कई बार लोग 45 मिनट में भी कर जाते हैं, ऐसा भी है, ठीक है। वो बात नहीं है उसमें। आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएगी AITS में। आप देखना फिजिक्स के आप 15 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहां जो बायो है वो बायो भी आपका नॉर्मली बुक से नहीं आने जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हाई फाई आता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मतलब एटलीस्ट आपको टीचर के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, पूरे नोट्स, ठीक है। तो उससे आता है। तो आप फिजिक्स के लिए अगर टाइम बचा पाए 45 मिनट तो समझ लो आप विनर हो। लास्ट करना है फिजिक्स, और फिजिक्स के लिए आपको 45 मिनट बचा लेना है, तब आप विनर हो एनी हाउ। उसके लिए आपको बायो और केमिस्ट्री अपनी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, जिससे कि आप फिजिक्स के लिए 45 मिनट बचा पाओ। आप देखना लास्ट के सिर्फ आधे घंटे फिजिक्स के लिए बचते हैं, और उसमें से भी आप लगभग 30 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से अटेम्प्ट कर पाते हो। अगर कुछ आता होता हुआ तब, अगर सिर्फ गोला ही करना है तो फिर क्या है, फिर तो 15 मिनट करके छुट्टी हो गई। सर नीट के लिए तो पैकेज है ना फाइनेंशियल, या फिर कोई और बुक भी करनी जरूरी है? नीट के लिए पैकेज और नोट्स मुझे लगता है बहुत है। इस बार का क्वेश्चन आप उठा लो, एक भी क्वेश्चन बाहर से आया हो तो बताओ मुझे। नो सर NCERT टोटली। बेटे NCERT मैं बार बार कह रहा हूं, आप इससे डाइवर्ट मत होना, ठीक है। आप अपने पहली बात तो आप पहले ही टाइम लॉस कर चुके हो इनिशियली, और अगर अब फिर से लॉस कर दोगे तो मुझे लगता है फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा सर पैकेज है उसमें सारी NCERT की तो लाइंस लिखी हुई हैं, फिर भी सर जितने भी ये टॉपर्स वाले बच्चे हैं ना, इन्होंने सबने ये बोला हुआ है कि हम पैकेज में ही पढ़ते रहते थे, NCERT हमने नहीं पढ़ी तो हमारा ऐसा हो गया वैसा हो गया। सर तो पैकेज भी तो एक मिनट बेटे मेरी बात सुन ले गुड़िया। जो अभी अगर आप RM में हो, RM का पैकेज है, तो RM का पैकेज बेटे सफिशिएंट नहीं है, मेरी बात टू बी फैक्ट है ना, उसमें कोई वो नहीं है। हमारा जो +1 +2 का पैकेज होता है, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है यहाँ पे उनको पता होगा कि थियोरेटिकल पोर्शन आपके RM के पैकेज में थोड़ा कम है। आपने देखा होगा क्वेश्चन तो ज्यादा कर दिए हैं बट थियोरेटिकली कम कर दिए हैं।
अगर आप वो पैकेज उठाओगे तो उसमें नॉलेज क्लाउड भी दिया रहता है, पीछे समरी दी होती है, तो एनसीईआरटी के साथ साथ उसमें एडिशनल भी दिया हुआ है बेटे। ये बात समझे? है तो और उसमें मतलब 20 पेज तो कम से कम है एक हाँ, चैप्टर। नहीं सर, उस एनसीईआरटी मतलब इंक्लूड कर रखी है ना पैकेज में। टोटली अगर आप पैकेज पढ़ते हो +1 +2 का, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की एक तो लैंग्वेज इतनी टेढ़ी है कि आधे बच्चों को तो समझ नहीं आती वो क्या कहना चाहता है ना? नहीं सर, हमारे बैच की, मैं अपने बैच के पैकेज की बात कर रही हूँ सर। आपके बैच के पैकेज में बेटे थ्योरेटिकल पोर्शन उतना परफेक्ट नहीं है, तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ोगे उसके लिए। यस ठीक है? सर। ठीक है सर। वैसे भी सर एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है। हाँ, वही चीज है बेटे, है ना? क्योंकि आपके पैकेज में आप देखोगे तो क्वेश्चंस बहुत है ना? अप्रोक्सीमेट हर चैप्टर में आप देखोगे कि 150-200 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन तो मोर देन एनफ है, बट थ्योरेटिकली थोड़ा सा कम है ना? तो उसके लिए आप चाहे कोई रेफरेंस बुक आपके पास हो, दिनेश हो, प्रदीप हो, टंडन हो, जो भी हो, या तो आप वो पढ़ सकते हो या फिर आप एनसीईआरटी बेसिक। हम तो मॉड्यूल ही सर एक बार और कर लेंगे आईटीएस के लिए। एनसीईआरटी से बाहर जाने क्या फायदा सर? नहीं, जाने से कोई फायदा नहीं, उससे आप डाइवर्ट हो यस जाओगे। और सर, ये तो बेवकूफी है सर, ये तो आईटीएस में नंबर लाने के लिए। फोकस नीट पे रखो बच्चे। इस सिलेक्शन लेना बहुत कंपलसरी हो गया, अदरवाइज फीस इतनी बढ़ने वाली है कि आने वाले टाइम में नॉर्मली एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है? तो अभी आई थिंक कि नहीं बढ़ी है, अभी सिर्फ हरियाणा में ही हुआ है। तो आप फटाफट जल्दी सिलेक्शन ले लो। यूपी में अभी हो गया सर। यूपी में 1 करोड़ रुपए फाइन है सर, जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करेगा 10 साल तक एमबीबीएस में। हाँ, अब वही है ना, देखो ये सब क्या है बच्चे, ये तो गलत बात है ना। फाउंडेशन, इतनी मेहनत से बच्चा पढ़े, इतनी मेहनत से, और उसके बाद नहीं तो सर, एक फाउंडेशन। तरह से सही भी है सर, अपनी देश के लिए कुछ नहीं कर पाया नहीं गवर्नमेंट बेटे, हॉस्पिटल में, तो क्या फायदा सर? मेरी बात सुन बच्चे, देश के लिए सब कोई करे तब ना अच्छी बात है। सिर्फ देश के लिए डॉक्टर ही मरेगा क्या? वो तो सर सबकी अपनी अपनी सोच है। हाँ, तो मुझे लगता है कि फाउंडेशन अच्छी चीज नहीं है किसी के लिए भी। खैर चलो, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं बेटे, नहीं तो हमारा सिलेबस पीछे रह जाएगा, टाइम नहीं है। यस, कंटिन्यू करते। थैंक यू सर। ओके बेटे, चलो आगे चलते हैं। ये आपके पास मैं चारों में पहले डिफरेंस क्रिएट कर दूं। कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब आप समझ लो, लिखना नहीं है इसको। ये आपने कल पढ़ा था, प्लस माइनस। एक कंटेनर ले लो। कंटेनर कितने वॉल्यूम का है ये फिक्स नहीं है, कितना सॉल्यूशन आपने लिया है वो भी फिक्स नहीं है, जितना मर्जी ले लो। कितना सोल्यूट डाला है उसके अंदर वो भी फिक्स नहीं है, कुछ भी ले लो। आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, अपोजिट इलेक्ट्रोड पे ये मूव करते हैं। कितना इजीली ये मूव करेंगे अपोजिट इलेक्ट्रोड पे, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक, अब ये हो गया कंडक्टेंस इनवर्सली टू रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस क्या था बच्चों? रेजिस्टेंस एक तो ये होता है कि जब ये पोटेशियम इधर को मूव करेगा तो ये जो क्लोराइड आयन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो अट्रैक्शन जो होगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब आप लगा लो, ये आपके लिए नीट है। ठीक है, आपने यहां से स्टार्ट किया इस सेशन में तैयारी करना। अगर आप सीधे भाग रहे हो तो मंजिल मिल जाएगी। हर्डल्स क्या क्या है? हर्डल्स आपकी पहली चीज तो ये सर्दियां आ गई हैं। ये हर्डल्स है या नहीं है? ये आपको अपनी Yes. तरफ खींच रही है। कंबल, रजाई, हीटर, ये Yes, सारी चीजें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। इट मींस आपके लिए रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है ना, फैमिली, घर परिवार, ये भी घर पे कई बार कचर पचर इतना होता है कि आप पढ़ ही नहीं पाते हो, मतलब शांति नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपके इस टारगेट के लिए ये सारी चीजें आपके लिए हर्डल्स हैं। अपनी जगह कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि भाई टीवी देखना अच्छी बात है, थोड़ा नॉलेज गेन हो जाता है, वो ठीक है, लेकिन नीट के लिए तो नहीं इंपॉर्टेंट है ना वो। तो नीट के लिए वो टीवी और मोबाइल, वो ये सब क्या हो जाएंगी? हर्डल्स हो जाएंगे। तो अगर आप इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गए तो आप क्लियर है कि मंजिल से दूर रह जाओगे। ठीक है,
तो यही है कंडक्टेंस इनवर्सली टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा आपकी कंडक्टेंस उतनी कम हो जाएगी। तो आप लोग अगर अपने कंडक्टेंस को बढ़ाना चाहते हो तो ये चीजें मिनिमाइज कर दो जितना कर सकते हो। इग्नोर करना तो मुश्किल है, बट जितना कर पाओगे उतना आपके लिए बेटर होगा, आप इजीली पहुंच पाओगे। ठीक है, एक बात। अब बात हो गई मोलर कंडक्टेंस। यही कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस बन जाएगा जब आप सोल्यूट कितना फिक्स कर दोगे, 1 मोल। सब कुछ सेम रखना, बस अगर सोल्यूट का अमाउंट फिक्स कर दिया 1 मोल तो वही जो कंडक्टेंस है वो क्या बन जाएगा, मोलर कंडक्टेंस। क्लियर हो गई बात। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, सब कुछ वही रहेगा, बस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। 1 मोल सोल्यूट की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट आ जाएगा, तब वही चीज। तो ये तीनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन तीनों में डिफरेंस आपको नजर आ गया। यस सर। तीनों में डिफरेंस ये है कि पहली कंडीशन वो है जिसमें कुछ भी अमाउंट ना फिक्स था ना वॉल्यूम फिक्स था, कुछ भी फिक्स नहीं था, वो कंडक्टेंस। लेकिन अगर सोल्यूट का अमाउंट फिक्स कर दो तो वो या तो मोलर बनेगा या तो इक्विवेलेंट बन जाएगा, वही कंडक्टेंस। मोलर कब बनेगा, जब आप 1 मोल ले लोगे सोल्यूट, और अगर इक्विवेलेंट तब बन जाएगा जब आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लोगे। अब बात आती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में मैंने एक चीज बताई थी कि ये जो कंटेनर आपने लिया था वो कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं था, लेकिन अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस है तो उसका वॉल्यूम आपको क्या लेना पड़ेगा, फिक्स। कि ये क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही कंटेनर होना चाहिए, उससे बड़ा या उससे छोटा कंटेनर नहीं ले सकते हो। तो इसमें अमाउंट फिक्स नहीं है, आप चाहे 1 मोल लो, चाहे 2 मोल लो, चाहे 10 मोल लो, अमाउंट फिक्स नहीं है, लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही कंटेनर होगा, तब वही कंडक्टेंस क्या बोल दिया जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इन चारों में डिफरेंस क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। यस सर। मैं एक यूनिट लिखवाना भूल गया, मैं पहले यूनिट लिखवा दूं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट होगी साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, या फिर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर सकते हो। इसकी यूनिट भी वही होगी, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगी। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट जरूर याद रखो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट होगी साइमन पर सेंटीमीटर या साइमन पर मीटर। इसकी यूनिट होगी साइमन पर सेंटीमीटर या फिर साइमन पर मीटर, या ओम इनवर्स भी कह सकते हो या महो भी कह सकते हो साइमन की जगह। तो ये चारों की यूनिट थी। पेज नंबर 70 पे आ जाओ बच्चों, पेज नंबर 70 पे आ जाओ। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन दिया हुआ है। वो ग्राफ देख रहे हो, पेज नंबर 70।
बाकी तीनों चीजें डायरेक्टली होती हैं डाइल्यूशन के, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनवर्सली टू डाइल्यूशन होता है। क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। नोट कर लियो। यस सर। डन। चलो आगे देखते हैं। वो ग्राफ आप अगर देख रहे हो तो ये एक इक्वेशन है, मोलर कंडक्टेंस डेबाई-हक्कल इक्वेशन है। सर सी जी सर सर जैसे ये जो तीन है, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सर, तो जैसे डाइल्यूट करने पे तो सर मेन आयंस की मोबिलिटी बढ़ रही है ना सर? नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही रह रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तब सेम रहेगा बेटे, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो भी बढ़ेगा, है ना? ओके सर। यस मैं सर। उसी समझाने चल रहा हूँ, आप 5 मिनट वेट करो। ये सामने जो ग्राफ देख रहे हो ये वही है, देखो ना, स्ट्रॉन्ग और वीक का बना हुआ है ना। यस सर। ये वही है बेटे। ये हो गया। नोट हो गया। यस सर। चलो अब देखते हैं। ये मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। जीरो का मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है और ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन। नोट हो गया। इसको बनाना नहीं है, ये है कुछ
इलेक्ट्रोलाइट सेल, ये इलेक्ट्रोड था KCl। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, ये तो सभी लोग जानते हो ना। ठीक, एक KCl का सॉल्यूशन लिया था आपने, ये कंडीशन थी, ये अपोजिट इलेक्ट्रोड पे मूव कर रहा था, लेकिन क्योंकि ये अपोजिट इलेक्ट्रोड्स मतलब अपोजिट आयंस थे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये हर्डल्स था। अब आपने इसको डाइल्यूट करना स्टार्ट किया। डाइल्यूट करने का मतलब है आपने वाटर ऐड करना स्टार्ट किया। वाटर जब ऐड करना स्टार्ट किए तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं? सॉल्यूट तो आपने नहीं चेंज किया, टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो आयंस थोड़े दूर दूर जाएंगे, मतलब फ्री होते जाएंगे। ये बात समझ पा रहे हो? जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। Yes, sir. तो आयंस अगर दूर दूर होते जाएंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। और अगर अट्रैक्शन वीक होता जाएगा तो ये इजीली मूव कर पाएगा पहले के कंपेयर में। इसके कंपेयर में यहां हर्डल्स कम होगा। इसे बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही बच्चों? यस सर। यस सर। अब जरा देखो, पोस्टवॉल्ट डाइल्यूशन लॉ था। पोस्टवॉल्ट डाइल्यूशन लॉ ये कहता था कि अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है ना? तो अगर स्ट्रांग है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वीक है तो इसके नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज करते हैं डाइल्यूशन पे। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब आप समझो यहां से कि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट था, इसकी अपनी कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी। ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे जैसे आप इसमें वाटर डालते जाओगे, इसकी जो मोलर कंडक्टेंस थी पहले इतनी थी, पानी डालोगे तो देखो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है? देखो ये यहां कहीं आके कट जाएगी। डाइल्यूट करते गए पानी डालते डालते एक टाइम ऐसा कर दिया कि इसकी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई? जीरो। कंसंट्रेशन जीरो हो गई, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप ऐसे लो बेटे कि जैसे आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी है शुगर ऐड किया, एक सॉल्यूशन बनाया। अब आप उसमें पानी डालते जाओ 10,000 लीटर पानी डाल दो, तो क्या अभी भी वो बोला जाएगा कि ये शरबत है? शुगर सॉल्यूशन है? ये नो बोला? सर। नो सर। वो क्या बोला गया कि भाई ये क्या पानी पिला दिया हमको है? शुगर सॉल्यूशन के नाम पे, शरबत के नाम पे पानी पिला दिया, यही कहा जाएगा ना। इट मींस आपने शुगर की कंसंट्रेशन क्या ले ली? जीरो। उसके कंपेयर में नेग्लेक्ट हो गया वो। या फिर पानी के उसके रेफरेंस में बात करूं तो पानी कितनी हो गई? इनफाइनाइट। समझ रहे हो? तो दोनों का मीनिंग सेम है कि कंसंट्रेशन जीरो बोला जाए या इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोला जाए, एक ही चीज है। अब ये जो ऊपर लगा हुआ है इसका मीनिंग आप समझ जाओगे? यस सर। तो ये यहां पे आ गया। ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी वही है, कंसंट्रेशन आपने डिक्रीज किया, इंक्रीज हुआ, लेकिन ये कहीं भी जाके ना टच नहीं होता है। ये ग्राफ बढ़ता तो है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी जाके ये ग्राफ कहीं टच नहीं होता है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट ग्राफिकल मेथड से वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ कहीं भी जाके टच नहीं हो रहा है इनफाइनाइट। दोनों ग्राफ अब देखो समझ आ रहा है, वो टच नहीं करता हुआ आप देख रहे हो सेकेंड वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला। यस सर। अब एक और चीज यहां बता रहा है मुझे, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसमें आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करेगी डाइल्यूशन पे, ये इंक्रीज करेगी, लेकिन उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज नहीं होगा। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन आयनिक मोबिलिटी तो इंक्रीज करेगी ही, एट द सेम टाइम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो इन दोनों में कंडक्टेंस इंक्रीज करने के फैक्टर अलग अलग हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो है आयनिक मोबिलिटी। वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, आयनिक मोबिलिटी एज वेल एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्यों? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका तो हमेशा 1 ही लिया जाता है ना, कोई भी कंसंट्रेशन हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का माना जाता है कि 1 है, एक्चुअली में होता 1 नहीं है। वीक का तो लेस देन 1 होता है, तो जब आप पानी डालोगे तो वो 1 तक जाएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन और समझना, वीक इलेक्ट्रोलाइट देके अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दे तब भी उसका अल्फा 1 लोगे, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 ही कंसीडर होता है। हाँ बच्चे, अपोल क्या पूछ रही है? सर जैसे डाइल्यूशन के वक्त, जैसे अगर हम वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं जैसे डाइल्यूशन के वक्त, तो डीओडी क्यों बढ़ रहा है सर वीक इलेक्ट्रोलाइट का? अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यही तो था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। तो ये ओस्टवाल्ड मतलब मेन रीजन ये नहीं आया कि मतलब क्या बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू होंगे इसीलिए, मतलब सुनो मेरी बात, मेन रीजन ये नहीं है। मेन रीजन ये है कि वो अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता चला जाता है। अट्रैक्शन कम होता चला जाता है तो आयंस फ्री होते चले जाते हैं। अब इतना पानी डाल दिए कि अट्रैक्शन ही नेग्लिजिबल हो गया, तो वो आयंस अगर फ्री हो गए, आयंस फ्री हो गए तो वो 100% फ्रीली मूव करेंगे, तो वो भी स्ट्रॉन्ग की तरह से कंसीडर किए जाएंगे जब वो 100% फ्रीली हो गए। ठीक है? ओके सर। और वैसे भी अगर वो चीज समझने जाओगे तो वो तो फैक्ट की बात आ जाएगी, तब फिर आपको जाना पड़ेगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे कि भाई ओस्टवाल्ड ने ये बात कही थी तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कही होगी, हम एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते। ठीक है? हाँ, अब जरा देखो ये दोनों ग्राफ आपको समझ आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। बात तो ये आती है कि कंडक्टेंस थोड़ा सा और मुझे बताना पड़ेगा, एक मिनट। Li Na मतलब LiCl, NaCl, KCl, RbCl। अगर मैं ये चारों पानी में ले लूं तो बताओ कौन इलेक्ट्रोड पे सबसे पहले पहुंचेगा, मींस किसकी कंडक्टेंस हाई होगी? लिथियम Li। तो Li की मैक्सिमम होगी, समझ जाओगे या नहीं समझ आया बच्चों? क्यों मैक्सिमम होगी Li की? स्मॉल साइज। क्या बोले बेटे, समझ नहीं आया? सर साइज कब से सबसे कम होगा? गुड। रुबिडियम की मैक्सिमम होगी विजय और लिथियम की मिनिमम होगी। ये क्वेश्चन इस कंडक्टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई एग्जाम नहीं बचा, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे मेडिकल का और कोई एग्जाम हो, जिसमें ये क्वेश्चन अब तक ना आया हो। ऑलरेडी 2-3 बार आ चुके हैं और हर बार यही गलती करते हो आप। ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में भी मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा, एस ब्लॉक में मिलेगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मिलेगा बच्चे, हर जगह सेम क्वेश्चन। तो रीजन क्या है?
ऑन मूविंग अप टू डाउन साइज क्या होती है? इंक्रीज। आपको मैंने हाइड्रेशन एनर्जी लिखवाया होगा ना? साइज अगर इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज। हाइड्रेटेड साइज इंक्रीज होगा और इस वजह से कंडक्टेंस क्या बोला? हाइड्रेटेड साइज डिक्रीज होगा बच्चे, प्लीज। हाइड्रेटेड साइज डिक्रीज होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। ये नोट करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रेटेड साइज, नॉट साइज, हाइड्रेटेड साइज मस्ट बी इंपॉर्टेंट। आपने उसके इंडिविजुअल साइज से गए, उसकी इंडिविजुअल साइज नहीं चाहिए। हाइड्रेशन होने के बाद उसकी साइज क्या है उस पर मैटर है। मतलब सर जिसका हाइड्रेशन हाइड्रेशन के वक्त साइज चेंज हो जाएगा? बेटे 101 जो हाइड्रेशन के वक्त सर साइज चेंज हो जाएगा? 1% चेंज होगा। चले आगे। समझ नहीं आया सर पॉइंट। समझ तो मुझे भी नहीं आया, लेकिन मैंने समझाने के लिए ही तो बताया होगा। यस सर। अब जरा इस पॉइंट को मैं लिथियम पे लगाता हूं और रुबिडियम पे लगाता हूं। हाइड्रेशन एनर्जी हाई किसकी होगी, लिथियम की और रुबिडियम की? लिथियम। गुड। हाइड्रेशन एनर्जी हाई होने का मतलब है उसको वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया होगा आपको। यस सर। ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेंगे। ये सब वाटर है, ओके। लेकिन रुबिडियम की हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो इसको कम मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। अब आफ्टर सराउंडिंग ऑफ वाटर इसकी जो हाइड्रेटेड साइज है वो ये हो गई, और आफ्टर सराउंडिंग ऑफ वाटर इसकी हाइड्रेटेड साइज ये है। उसकी इंडिविजुअल साइज थोड़ी ना चेंज होगी बेटे, मेरी बात समझो। जैसे आप और मैं दोनों कहीं रेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप जीत जाओगे क्योंकि आप अभी यंग हो और फ्रीली मूव कर सकते हो। मेरा वेट ज्यादा है तो मैं मूव नहीं कर सकता उतना, है ना, एज कंपेयर टू यू। लेकिन अगर आपको 10 लोग पकड़ ले और मुझे सिर्फ 1 लोग पकड़े तो क्या आप मूव कर पाओगे? मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ गई समझ। तो अब जब आपको 10 लोगों ने पकड़ लिया तो उन 10 को लेकर के आपको मूव करना है, और मुझे सिर्फ 1 बंदे ने पकड़ा तो मुझे 1 को ही लेके मूव करना है। तो अब आपके कंपेयर में मेरी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी ना। प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि मेरी वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, क्योंकि 11 लोगों को लेके मूव करना इतना आसान नहीं होगा। वो आपको खींच रहे हैं अपनी तरफ, आप उनको लेके उसके अपोज में जाओगे। कैसे जाओगे? 2 कदम भी आगे नहीं जा पाओगे आप, 10 लोग अगर पकड़ लिए तो आपको। सेम पैटर्न है बच्चे। वाटर लिथियम को नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा सराउंड कर लेते हैं कि वो बहुत बल्की हो जाता है। अब उन सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को लेकर के सॉल्यूशन में मूव करना उसके लिए एक टफ जॉब है। मेरी बात समझ में आया? हाइड्रेटेड साइज क्या मैं कह रहा था? यस सर। यस सर। अभी कोई कंफ्यूजन है तो बोलो अब। हो गया सर, क्लियर। तो अब ये बात समझ जाओगे जो चारों पॉइंट मैंने लिखा है? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये आता है कंडक्टेंस में। चलो, बात ये है कि एक एक्सेप्शन है, वो जरा नोट कर लो। मैक्सिमम कंडक्टेंस H+, मैक्सिमम कंडक्टेंस।
एक्सेप्शनली हाइड्रोजन की कंडक्टेंस मैक्सिमम होती है इन ऑल कैटायन, क्योंकि हाइड्रोजन ना जंप करके मूव करता है। इन ऑल एनायंस OH की कंडक्टेंस मैक्सिमम होगी। ये एक्सेप्शनली नोट करके याद रहे, ये भी पूछ लेते हैं। तो अगर आप रूल लगाने चले जाओगे ना तो फिर फंस जाओगे, इसमें रूल लगेगा ही नहीं, क्योंकि सारे लोग ऐसे ट्रेवल करते हैं, ये ऐसे ट्रेवल करता है जंप करके। जैसे वो कोई मिल गया में ऋतिक रोशन नहीं जंप करता था, देखे थे मूवी आप लोग? यस सर। कोई मिल गया था, कौन थी? नहीं पता नहीं, कोई और थी, क्रिस 3 थी शायद, आई थी क्रिस 3 थी। वो एक बार पत्थर पे पांव पटकता था तो पता नहीं कितने घर वो जंप कर जाता था, ऐसे देखा आपने? तो यस वो सर। इस टाइप, अब इंसान कोई सड़क पे दौड़े तो क्या उसको पा पाएगा? वो तो एक ही बार में जंप करता था, पता नहीं कहां पहुंच जाता था। और जैसे वो था कौन, स्पाइडरमैन, वो भी ऐसे ही था, पता नहीं कहां से कहां जाले बिछा देता था। चलो अच्छा आगे चलते हैं। तो ये हो गया। अब बात ये है कि कोहलॉस लॉ पढ़ना है हमें। कोहलॉस लॉ क्या कहता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो ग्राफिकल मेथड से यहाँ पे कुछ रीडिंग कर लेंगे हम, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफिकल मेथड से आएगा ही नहीं। क्यों? जब तक वो टच नहीं करेगा, कहीं कट ही नहीं करेगा, तब तक आप उसकी रीडिंग कैसे लोगे? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफिकल मेथड से मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं कर सकते। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ आया, उसका नाम था कोहलॉस लॉ। तो नाम भी इतने टेढ़े हैं। Kohl's law. At infinite dilution, कोहलॉस लॉ ध्यान देना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही लगेगा और नहीं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट molar conductivity of an electrolyte solution is equal to sum of ionic mobility of ion present in it। अच्छा बताओ, 27 के AITS है, उसके बाद टेस्ट कब है? रेडॉक्स है 30 को अच्छा, फिर से 30 को भी टेस्ट है? यस 30 को किस चीज का है? इक्विलिब्रियम एंड और रेडॉक्स। ओहो, उसके बाद फिर सॉलिड एंड सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो अब देखो, टेस्ट ने हमको पकड़ लिया है, अब हमें और तेज भागना पड़ेगा, तो तैयार रहो एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी और भागने के लिए भी, नहीं तो पक्का हम ऑर्गेनिक पे फंस जाएंगे। तो सॉलिड और सॉल्यूशन 20 जैन को है। कंपाउंड कैटायन चलो, आई थिंक मैंने बहुत 2-3 महीने से कोई क्लास नहीं लगाई है, तो आपने रेस्ट कर लिया होगा अच्छे से। सर बाकी सब किधर लग रही थी ना सर क्लास? भाई देखो, बाकी सबसे मुझे तो कोई मतलब है नहीं। सर स्कूल प्लीज। मैं आपको रेस्ट दिया था ना अपनी तरफ से। सर रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है सर।
सर आप लगा सकते हैं आप क्लास। लगाओ सर, जितनी मर्जी लगानी लगाओ। आयनिक मोबिलिटी ऑफ आपने क्या लिखा है फिर? Ionic mobility of ions present in it. ओके सर। अब तो आई थिंक हर सब्जेक्ट का ही लगेगा। इसका मुझे टेंशन हो रहा है। सर मेरे को फिजिक्स का आप रोज ही 2 क्लास ना कर दे सर, तभी खत्म हो पाएगा, वरना तो नहीं। आप लोग बहुत बोल, सर तो आराम से पढ़ा रहे हैं। मेरे को कहते थे सर आप जल्दी कर रहे हो, अब पता चलेगा आप लोगों को। सर वो कुछ ज्यादा ही स्लो हो रहे हैं। बेटे मैं हर साल देखता हूँ, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि स्पीड अभी कर लो, नहीं तो बाद में एक तो आपका मन टूटने लगता है, आप थकने लगते हो। इनिशियली तो एनर्जी थी, अब देखना आप अपना एनर्जी लेवल चेक करना, डाउन होने लगा होगा। अब आप ना सिलेबस के बोझ तले दबने लगोगे। सर सिलेबस तो फिर भी हो जाएगा, बट सर्दियाँ। वो ये सर्दियां आपकी नहीं है, छोड़ दो। जुनून रखो बेटे, जुनून। सर हिमाचल में तो टेम्परेचर ही बहुत डाउन चला जा रहा है, 2-3 हिमाचल में तो कंगना रनावत है उसके रहते कैसे वहां पे सर्दी पड़ सकती है बताओ? हिमाचल में पहाड़ भी है ना। आजकल तो वो टीवी पे छाई रहती है बेचारी, एक ट्वीट कर देगी बस सारे टीवी वाले पीछे पड़ जाते हैं। सर टीवी देखना छोड़ दिया। हाँ वाह, वेरी गुड। कह रहे हो या सिर्फ सच्ची छोड़ दिया सर। टीवी देखा मोबाइल पे देखना शुरू कर दिया। टीवी पे 90% चीजें गलत दिखाई जाती है, आपको डाइवर्ट किया जाता है। तो व्हाट्सएप पे नहीं, टीवी देखो, डॉक्टर बन जाओ, फिर अपना आराम से 5-7 साल यार टीवी देखोगे, करना क्या होता है? सर पैसा देंगे, नोट गिनेंगे, कैसे 5-7 साल नोट नहीं गिन पाएगा, 5-7 साल बाद पहले पढ़ना पड़ता है। कैलकुलेट करूंगा। डॉक्टर बनने का मतलब है पैसे आप बुढ़ापे में कमाओगे 50 साल के बाद। सर सही क्या मजे सर, जवानी निकल जाएगी ऐसे ही। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, और मरते टाइम सबसे ज्यादा कमाते हैं डॉक्टर। तो मतलब सर मौज बच्चे लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, आप नहीं कर पाओगे। डॉक्टर मतलब वो जनरेशन है जिसको आपको कहते हैं ना कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कि आपकी जनरेशन का मजा आपकी आने वाली पीढ़ियां लेगी, बस आप नहीं ले पाओगे। ठीक है आपको जो लेना था वो 12 तक था आपका लाइफ, तो वो जा चुका है। तो सर 12 तक तो भाई ठीक है सर। चले, नोट हो गया? यस सर। इससे कुछ आप फाइंड आउट कर पा रहे हो कि भी क्या क्या करना है? इसको ब्रेक करके उसका जो कॉफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई लेना है ना सर? यस सर। तो मेरा काम तो चल जाएगा, आप दोबारा लिखोगे बच्चों। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आपको दुख हो तो मेरे जैसे कर सकते हो आप भी। क्या सर? सर नो सर। और जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो लोगों को ये पता नहीं चलेगा ये लिखा क्या गया है। इनकी फॉल्ट है सर, मैं क्लास ज्वाइन नहीं करा। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आप देखो कि मोलर कंडक्टेंस से क्या डिफरेंस आया। सर इसमें कोफिशिएंट सर कोफिशिएंट नहीं लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। कोफिशिएंट नहीं लेना है बच्चों। आज हमें सॉलिड स्टेट भी स्टार्ट करना है, तो अपने कमरे को ध्यान से देखते रहें सभी लोग। नोट हो गया?
जैसे एक सेकंड। मेहनत बढ़ा दो बच्चों, जितना दम है लगा दो 4 महीने और बस। ये मान लो कि 4 महीने एकदम जी जान लगा देंगे हम, ठीक है? यस सर। वरना हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। यस सर, डन। मम्मा फोन दीजिए ना उधर से। हाँ, फोन ले लो और उसके बाद बातें नहीं करना। नो नो सर, सॉरी माइक ऑन था सर। वो हॉटस्पॉट चाहिए था, डोंगल भैया उधर लेके चले गए इसलिए। हाँ पापा। अब एक चीज और आप फिर से लिखोगे, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन चार्ज। अब रिलेशन में लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन चार्ज। Charge means like n factor. तो ये रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। मीन्स ये रिलेशन बताएगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन एन फैक्टर। ध्यान से देखो, डाइल्यूशन भी होगा, सब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोहलॉस लॉ जहां भी आ गया अपने आप समझ लो इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपने शुगर सॉल्यूशन बना के इतना पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया, सॉल्यूट नेग्लेक्ट हो गया। अभी देखो दिसंबर ओवर हो गया, फिजिकल भी नहीं हुई है, अभी पूरी ऑर्गेनिक और पूरी इनऑर्गेनिक पड़ी है। सुनने में लगता है कम है सिलेबस, बेटे सिलेबस बहुत है। इन सारे 30 चैप्टर्स को जोड़ो तो आप एनसीईआरटी नहीं ढंग से कर सकते पूरे साल में, और आप कहते हो सर और कुछ कर लें। क्या ही करोगे? और कुछ करना होता तो +1 से लगना चाहिए बच्चे, बल्कि मैं तो अब तो 9th क्लास से लोग लगने लगे हैं। आजकल देख रहे हो व्हाइट हैट जूनियर पे कोडिंग का वो आया है। यस सर। ऐसे यस सर। खड़े हैं कि आज ही बच्चा पैदा हुआ, कल ही उसको कोडिंग शुरू कर दे रहे हैं लोग, है ना? वो ऐप बनाएगा। तो आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है ऐसे ही होगा कुछ डॉक्टरों के लिए भी। जैसे फर्स्ट क्लास में जाएगा मेडिकल के प्रिपरेशन स्टार्ट। नोट हो गया बच्चों? यस सर। तो इनमें रिलेशन क्या बना? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस is equal to molar conductance upon n factor। ये रिलेशन ऊपर लिखा हुआ है सारा कोरलॉसिस। अब इसमें एक दो और फॉर्मूला है डायरेक्ट। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अल्फा molar conductance, equivalent conductance at any concentration upon equivalent conductance at infinite dilution। बस equivalent conductance। चले आगे, एक और फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला सेम है, नया नहीं है। एक आपने प्लस इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि A इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो खैर कोरलॉस लॉ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना होता है।
इलेक्ट्रो में तो इतने क्वेश्चन हैं कि कर करके थक जाओगे आप, बहुत सारे। चलो पहले तो 93 पे देख लेते हैं। 93 पे 29 नंबर, 93 पे 29। आराम से रिलैक्स वे में पढ़ के आंसर देना, गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली गलत हो जाते हैं। सब कुछ आप सर सेकंड ऑप्शन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है, इक्विवेलेंट के टर्म में, तो कोफिशिएंट नहीं लेंगे हम, है ना। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा होता मोलर कंडक्टेंस के टर्म में, तब क्या करते हम? कौन सा आंसर सही होता? फोर्थ। गुड। ओके 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 ओके। 95 पे क्वेश्चन नंबर 49। पे 49। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू गिवन है, NaCl की वैल्यू गिवन है, मान लेते हैं X, HCl की वैल्यू गिवन है Y, और ये है सोडियम एसीटेट Z। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू ये है, ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट कर लेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। और पूछ रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफिकल मेथड से तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब इन तीनों की हेल्प से कोरलॉस लॉ अप्लाई करेंगे और फिर ये आएगा। तो कैसे निकलेगा? HCl प्लस, ऐड करो, माइनस कर देंगे लैम्डा NaCl को। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत आता है, मतलब बोर्ड एग्जाम में भी आता था और यहां भी बहुत आता है और एनसीईआरटी में है। तो कोरलॉस लॉ के अकॉर्डिंग कैटायन प्लस एनायन, सर वो माइनस Cl होगा ना लास्ट में। सॉरी बेटे, माइनस होगा। गुड। तो आप देखो एसिटिक एसिड का इस तरह से मिल गया। आपको ये वैल्यू दिखाना नहीं है वहां तो आपको वैल्यू जो ऊपर गिवन है उसको 2 का सम कर दो और 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। देखो जरा कौन सा आएगा। फोर्थ ऑप्शन। सर फोर्थ ऑप्शन। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चले यस। तो वो आंसर आ गया होगा आई थिंक आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 भी देख लो एट द सेम टाइम। सेल कांस्टेंट पूछ रहा है, कप्पा लगा दो। कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। L/A सेल कांस्टेंट ये पूछ रहा है, R की वैल्यू गिवन है और कप्पा की भी वैल्यू गिवन है 0.012। x यहां से कैलकुलेट कर लोगे, आ जाएगा ना। गुड। 94 पे 33 नंबर, 94 पे 33।
इसमें के ए चाहिए, मतलब इसमें ये दोनों फॉर्मूले का यूज है। ये फॉर्मूला, इसके लिए आपको अल्फा की रिक्वायरमेंट होगी, अल्फा की रिक्वायरमेंट होगी तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। आप देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों वैल्यू गिवन है ना, एट एनी कंसंट्रेशन 8 दिया है और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 400 दिया है, तो 8/400 अल्फा आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 8/400। उसके बाद सर एक वो क्वेश्चन बताना कौन सा? 33 चले आगे। सॉल्व नहीं करना, सॉल्व घर पे करना है। 34 नंबर देख लो, सॉल्व करने का टाइम यहां नहीं है बच्चों। 34 नंबर देखो, फर्स्ट ऑप्शन। 34 का फर्स्ट, ध्यान से पढ़ बेटे, मुझे तो नहीं लगता है फर्स्ट है, बाकी पता नहीं। आया क्या 34? डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे। सर फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट ही है। फर्स्ट ही होगा। अच्छा फर्स्ट ही है, तो फिर फर्स्ट ही होगा, मैंने पढ़ा नहीं बेटे। चलो सॉरी, पेज नंबर 93 पे 27, 93 पे 27, 93 पे 27, फर्स्ट ऑप्शन। 22 सेम क्वेश्चन है जो अभी पीछे कर लिए हो, बस एक बार देख लो, आगे चलेंगे हम। आया क्या? यस सर। सेम क्वेश्चन है, जो डाटा भी वही है जो हमने पीछे अभी किया था, पहला क्वेश्चन। 91 पेज नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 1, 91 क्वेश्चन नंबर 1, किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए आप फ्री हो, बताओ कौन सा आएगा। Ninety-one one। सेकंड। सेकंड तो सेकंड नहीं होना चाहिए बेटे, सेकेंड में ना 2 मोल एसिटिक एसिड आ जाएगा आई थिंक, आपको चाहिए 1 मोल एसिटिक एसिड ना, तो उसके लिए फर्स्ट और सेकेंड में डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा बेटे। वो डिवाइड नहीं करते हम, डिवाइड करके माइनस कर लो, मतलब क्योंकि आपको आप एसिटिक एसिड चाहिए ना आपको, एसिटिक एसिड में 1 हाइड्रोजन है और जबकि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है ना, तो वहां से 1 कैसे करोगे, बाई 2 करना पड़ेगा। ऐसे आप देखो तो K2 भी है वहां से, तो K2 के लिए मतलब 2 तो करना ही पड़ेगा, बाद में डिवाइड कर देंगे ना। हाँ चलो वो तो बाद में डिवाइड कर लो, चाहे जैसे कर लो, आंसर तो आपको देना पड़ेगा ना। कौन सा आंसर आया, देखो कौन सा आंसर आएगा। सिर्फ फर्स्ट। फर्स्ट।
फर्स्ट आ गया। जरा 93 पे 20 आ जाओ, छूट गया था। 93 पे 20। सेकंड। सेकंड। 90 पेज पे 34 नंबर। 90 पेज पे 34। नाइन्टी पे 34 आ गया। सेकंड। जी हाँ, इसमें वो रिलेशन लगा दो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस बाय n फैक्टर। तो n फैक्टर 3 होगा और 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप। देखो समझ आया या नहीं आया बच्चों? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे लिखोगे? एक्स वाई है ना, यहां n फैक्टर 3, तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर। देखो समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ ना बोलो जल्दी। यस सर। Yes. 22 अल्फा पूछ रहा है। अल्फा के लिए आपको ये चाहिए, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अच्छा ये वैल्यू दी हुई है 10, और इनफाइनाइट वाली आपको निकालनी पड़ेगी कोहलॉस लॉ लगा के। क्वेश्चन नंबर क्या बोले थे आप? नोट हो गया? आ गया? किसको माइनस करोगे? इसमें भी आई थिंक NaCl को माइनस कर दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। सॉल्व कर लेना। ओके, जरा 89 पे आ जाओ। 89 पे क्वेश्चन नंबर 19। पहले तो 14 देख लो, पहले 14 देख लो। अब आप मुझे सिर्फ ऐसे बता दो कि किसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे। डाटा तो जो आना है वो तो आ ही जाएगा। इक्वेशन देख के बताओ किसमें मल्टीप्लाई या किसमें डिवाइड। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 89 पे 14। तो तीसरे में मल्टीप्लाई, दूसरे में डिवाइड। आया क्या बच्चों? सेकंड और थर्ड दोनों में मल्टीप्लाई। सर दोनों में मल्टीप्लाई है, सेकंड और थर्ड में। पक्का? चलो यस अब सर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। सर सेकंड। सर सेकंड।
यहाँ पे रेजिस्टिविटी दी हुई है, तो रेजिस्टिविटी आपको पता है कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ होता था, तो वो कर दोगे आप। तो आई थिंक आप क्वेश्चंस को करोगे तो आ जाएगा, है ना। सर एक क्वेश्चन में बता दो सर, पेज 75 पे क्वेश्चन 6। कौन सा क्वेश्चन बेटे? सर पेज 75 पे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, इसमें Al2SO4 को डिवाइड कर लो। आप अभी आज तो पढ़े हो, अब आज के बाद इसको ट्राई कर रहा हूं। आप पहले ट्राई किए हो क्या? यस सर। तो आज आप घर पे पहले इसको ट्राई करना, सैटरडे को मैं क्लास लगाऊंगा उसकी डाउट, फिर इसमें पूछना। आप तो पहले का पूछ रही हो। सर मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी हूं एक बार। हाँ बोलो बच्चे। सर 82 पे 12th क्वेश्चन बता दो। 82 पे बेटे 12th क्वेश्चन। अच्छा, उस दिन आपने मेरे से पूछा था ना? यस सर। स्टिल नहीं आया? नो सर। देखो ये तो मेरा पहले हर महीने पॉजिटिव ही आ रहा है सर। नेगेटिव कैसे आ गया बेटे? पहले इसको चेंज कर। ये वैल्यू कितनी है? 0.54। ये वैल्यू कितनी है? प्लस हो गई। अब यही है ना, मैंने रिवर्स कर दिया। और थर्ड का इसको भी रिवर्स करो, 4 ये हो गया। ठीक है, अब देखो जो कंडीशन कह रहा है वो करते जाओ। पहले वाले में क्या कह रहा है? पहले वाले में ब्रोमीन का रिडक्शन, और आयोडीन का ऑक्सीडेशन। ब्रोमीन और सर आयोडीन। ये Fe2+ से Fe में नेगेटिव 0.4 नहीं होगा? हाँ नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो पहले वाला चेक करो। ब्रोमीन का यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन, मतलब ये बन रहा है कैथोड, और वो तो E0 सेल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। ब्रोमीन की वैल्यू कितनी? 1.09 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड आई का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.54, तो पहला ही प्लस आ गया बेटे। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस पूछ रहा है? नेगेटिव आना चाहिए ना सर। यस सर। हाँ ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन, ब्रोमीन का रिडक्शन। ठीक है, तो 1.09, और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ये कितना है? प्लस, मतलब ये टोटल प्लस हो गया। कितना आया? यस सर। ये भी प्लस आ गया। थर्ड क्या है? आयोडीन, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया? 0.44 माइनस, और आयोडीन का ये कर रहे हैं, नहीं आयोडीन का पहले होगा ना, रिडक्शन आयोडीन का हो रहा है, तो आयोडीन का वैल्यू कितना? 0.54 माइनस आयरन का माइनस 0.44, ये हो गया। और लास्ट चेक करते हैं आयोडीन, ये भी प्लस हो जाएगा। लास्ट आयोडीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन, तो आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना? 0.54 माइनस ब्रोमीन का ये हो जाएगा प्लस 1.0। ये तो नेगेटिव बात हो गया बेटे, ये वाला फोर्थ वाला पॉजिटिव में सर आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है ना सर, तो 0.54 माइनस ब्रोमीन का दिया हुआ है सर माइनस में दिया हुआ है ना 1.09। चेंज करेगी ना, उसको हमने चेंज किया है ना, देख यहाँ सर Br माइनस से Br0 का दे रखा है ना, Br2 का। बेटे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो, पहले रिडक्शन पोटेंशियल रखना होता है सब में। फॉर्मूला क्या लगाते हो? रिडक्शन। ठीक है सर, यस सर, रिडक्शन।
कैथोड देन नोड 7 मिनट खराब कर दिए उन्होंने। ओके सर आगे सॉरी बढ़। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब आप इसको करोगे और हम आते हैं सेल पे। हम्म 83 पे आ जाओ। पेज नंबर 83 पे आ गए। यस सर। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि ये रटने की चीज है, इसको आप यहीं से पढ़ोगे। प्राइमरी सेल आपको पता है, जो घर पे एवर रेडी जो भी रिमोट में यूज करते हो उसको यूज करके फेंक देते हो ना, जो फर्दर चार्ज ना हो सके उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल मतलब जो फर्दर चार्ज हो, डिस्चार्ज हो, चार्ज हो। फ्यूल सेल, कोई फ्यूल यूज करो लाइक पेट्रोल, डीजल, H2 गैस, मीथेन, बहुत सारी चीजें हैं एज ए फ्यूल। अब आ जाओ ड्राई सेल है, इसको कुछ करना नहीं है, यहीं से देख लेते हैं थोड़ा सा और बाकी आप रटोगे इसको। ड्राई सेल वही सेल है, प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आता है, जो आप घर पे अपने रिमोट वगैरह में यूज करते हो, ये वही सेल है, ठीक है। बस इसमें ये पूछता है किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन। तो आप नीचे देखो कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन दी हुई है, उसमें जरा सेकेंड इक्वेशन को करेक्ट करो, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। Zn+2 लिखा हुआ है ना, ऐसे करके वहां Zn कर लो, उसको +2 हटा दो, उसको 0 कर लो। नोट कर लिया? यस सर। यस तो वो 0। तो इसमें पूछेगा किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और Mn का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो बस इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना और कुछ नहीं। कैथोडिक एनोडिक रिएक्शंस आपको रटनी पड़ेंगी, अगर कभी पूछेगा तो वो रिएक्शन भी पूछ सकता है। सेम पैटर्न मरकरी सेल में आ जाओ। मरकरी सेल में दो चीजें हैं। एज इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होता है वो अंडरलाइन कर लो, मॉइस्ट HgO मिक्स्ड विद KOH, एक तो ये पॉइंट। और दूसरा किसका ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है एनोड पे, और किसका रिडक्शन हुआ है, HgO का, है ना। तो बस इसमें ये। अब जो लेड स्टोरेज बैटरी है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, कभी +2 में आया करता था, या तो ये आता था या तो कोरोजन, है ना, दो में से एक जरूर आता था 2 नंबर का। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो कि सेकेंडरी सेल है, घर में आपके इन्वर्टर होगा, उसके अंदर बैटरी होती है, उसके अंदर 2 चीजें होती हैं, ऐसे ऐसी प्लेटें। बैटरी कभी उठाए हो आप? बहुत भारी होती है, उठेगी नहीं। हाँ, वो इसीलिए हैवी होती है बेटे, क्योंकि इसमें लेड की प्लेटें लगी होती हैं, लेड मेटल, इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है। और दूसरी जो प्लेट होती है उस पर लेड की मेटल होती है, लेकिन लेड ऑक्साइड की कोटिंग होती है। और इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो H2SO4 38%। तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, तो लेड का ऑक्सीडेशन होता है और लेड ऑक्साइड का रिडक्शन होता है। इसमें 2 टाइप की रिएक्शंस होती है, एक चार्जिंग की कंडीशन में और एक डिस्चार्जिंग की कंडीशन में। तो देखो वहां पे कौन सी रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन ऑकरिंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, मिल गया? यस सर। तो इसकी भी आपको कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन लर्न करनी है, या आप लर्न करना, इसका रिएक्शन ही पूछता है अगर पूछता है तो। बस आगे आ जाओ पेज नंबर 84 पे। फ्यूल सेल। फ्यूल सेल बहुत सिंपल सेल है। मूवी देखी स्वदेश, शाहरुख खान की? किसी ने नहीं देखी होगी, जाके देखना उसको। देखी है लेकिन याद नहीं है। देखी है सर। स्वदेश मूवी थी, बहुत पहले आई थी, है ना। आई थिंक जब मैं आपकी एज का हुआ करता था तब आई थी। आई थिंक 20 to 23 ईयर्स पहले की बात है स्वदेश। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है वो लास्ट में, मूवी के लास्ट के 15 मिनट में ये चीज दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे की जाती है, ठीक है।
तो वही है फ्यूल सेल, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2। ये वो रिएक्शन है आई थिंक जो सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई पानी से बनता है इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां पे एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें फ्यूल का काम कर रहा है हाइड्रोजन, फ्यूल से। तो इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो वो फ्यूल सेल का काम करता है, बस इसमें और कुछ नहीं। इसकी वैल्यू याद रखना, सेल पोटेंशियल कितना होता है। इन्वर्टर होता है वो भी ऐसे होता है क्या? वो भी ऐसे होता है मतलब फ्यूल सेल की तरह? नहीं, रेडॉक्स तो हर जगह होगा, जहां भी कहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा रेडॉक्स हर जगह होगा। लेकिन फ्यूल में क्या होता है, फ्यूल हमेशा देना पड़ता है। आप हाइड्रोजन अगर खत्म हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा आपको, फ्यूल आपको बाहर से डालते रहना पड़ता है। लेकिन हम जो घर में इन्वर्टर है उसमें फ्यूल थोड़ी ना डालते हैं, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। जितना उसको चार्ज कर दोगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दोगे, उतने ज्यादा टाइम तक वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा। डिपेंड उस पर यह भी करेगा कि कितनी प्लेटें लगी हैं। अगर आप सस्ती बैटरी लेते हो तो ये प्लेटें कम लगी होंगी, अगर आप महंगी लोगे तो प्लेटें ज्यादा होंगी और क्वालिटी वाइज होंगी, जो डिफरेंस को ज्यादा मेंटेन कर सकती हों। तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है ना। तो फ्यूल अलग चीज है थोड़ा सा, जैसे गाड़ी है उसमें पेट्रोल डालते हैं तो वो फ्यूल है, खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। चलो आगे आ जाते हैं, कोरोजन, जंग लगना। ये प्लस 2 में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? कोरोजन बोर्ड एग्जाम में बहुत आता था। यस सर। पहले तो एक क्वेश्चन यही बड़ा इंपॉर्टेंट था, रस्ट का फॉर्मूला क्या है? यस सर। है ना। ये पूछता था कि भाई रस्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का कितना होता है। आज भी रेडॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। XH2O प्लस 3। रस्ट में आयरन हमेशा फेरिक स्टेट में रहता है, फेरस में नहीं रहता। तो रस्ट की डेफिनेशन ही यही है, अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, है ना। तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन होता है और वाटर का रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है बेसिकली। रस्ट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होता है, कंडीशंस क्या चाहिए? एक तो मॉइस्चर होना चाहिए ना। यस सर। तो ये भी आप इक्वेशंस पढ़ोगे, है ना। अदरवाइज इसमें कुछ समझाने का नहीं है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो आप रस्टिंग में। चलो फिर ये इक्वेशन आप करोगे, है ना। इसमें समझने के लिए जो पीछे चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी है। ये रटने की चीजें हैं, ये आपका काम है, बैठ के रटोगे। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आऊंगा। हाँ ये बताओ, सैटरडे को जो डाउट क्लास लगे उसमें कौन से चैप्टर आप चाहोगे क्लियर करना? नहीं तो लोग पूछते भी नहीं है और आता भी नहीं। जल्दी बोलो। सर AIS वाले चैप्टर इलेक्ट्रो रेडॉक्स कर लेना। यस सर। इक्विलिब्रियम का भी थोड़ा सा डाउट है। इक्विलिब्रियम, यस सर। Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.